हेलो स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में जो टॉपिक हमने लिया था राज्यों के शासन के अंतर्गत, हम राज्यों का शासन पढ़ रहे हैं। राज्यों का शासन या सरकार, और राज्यों का शासन या सरकार के अंतर्गत हमने पिछले वीडियोज़ में काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने डाले। उसमें राज्यपाल का पद हमने पढ़ा, मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद का पद हमने पढ़ा, राज्य विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा हमने पढ़ा। इसी कड़ी में कल जो वीडियो हमने लास्ट में डाउनलोड किया था या डाला था आपके लिए, वो वीडियो जो टॉपिक था वो था केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों के टॉपिक पर कल मैंने आपको पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा की थी, लेकिन वो टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था। केंद्र राज्य संबंधों को 3 भागों में बांटा गया है: केंद्र राज्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य विधायी संबंधों की जो विषय वस्तु है वो कल के वीडियो में हमने अच्छे से क्लियर की थी। मैंने उसका अच्छे से विश्लेषण किया था आपके सामने। अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज के वीडियो में जो टॉपिक लेंगे वो है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 256 से लेकर अनुच्छेद 263 तक किया गया है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध का मतलब है कि केंद्र व राज्य की सरकारें जो प्रशासनिक कार्य करती हैं, जो प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करती हैं, एक तरह से जो शासन चलाती, सरकार चलाती हैं, उसमें इन दोनों का आपसी संबंध कैसा है। अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक इसके प्रावधान किए गए हैं। अब इसमें सबसे पहली बात है, अनुच्छेद 256 में क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 256 ये प्रावधान करता है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से करेगा कि संघ की शक्ति का हनन नहीं हो। अर्थात संविधान का अनुच्छेद 256 प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग करेगा वो इस प्रकार से करेगा कि अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए कहीं पर भी केंद्रीय शक्ति का या संघ की शक्ति का हनन नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बिंदु है अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 में ये प्रावधान किया गया है कि कुछ मामलों में केंद्र को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त होगी। अर्थात अनुच्छेद 257 ये प्रावधान करता है कि कुछ मामलों में केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है कि राज्यों का जो प्रशासन चलाया जाता है, शासन चलाया जाता है, उनके प्रशासन या शासन को चलाने को लेकर केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 258 में प्रावधान किया गया है कि केंद्र कुछ प्रशासनिक कार्यों को राज्यों को सौंप सकता है। अनुच्छेद 258 प्रावधान करता है कि अगर केंद्र चाहे, यदि केंद्र चाहे तो वह अपनी मर्जी से अपने कुछ प्रशासनिक कार्यों को केंद्र राज्य की सरकारों को सौंप सकता है, हस्तांतरित कर सकता है। ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 258 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 258 क या 258 ए में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य भी केंद्र को अपनी सहमति से कुछ प्रशासनिक कार्यों को सौंप सकते हैं। अनुच्छेद 258 तो प्रावधान करता है केंद्र प्रशासनिक कार्यों को राज्यों को सौंप सकता है, और 258 के ये प्रावधान करते हैं कि राज्य भी अपने कुछ प्रशासनिक कार्य आपसी सहमति से केंद्र को सौंप सकते हैं। अनुच्छेद 262 में नदी जल बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। नदी जल बोर्ड, भारत में अंतर्राज्यीय नदियां हैं, एक राज्य से निकलती हैं, दूसरे में बहती है। नदियों के जल का वितरण दोनों राज्यों में, तीनों राज्यों में, 4 राज्यों में होता है। इस नदी जल वितरण को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो, कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। इन विवादों एवं समस्याओं का समाधान करने के लिए नदी जल बोर्ड का गठन किया गया है, और नदी जल बोर्ड के गठन का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 262 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद, अनुच्छेद 263 बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन के प्रावधान, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन पहली बार कब हुआ था। तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 में किया गया है।
अनुच्छेद 263 में किया गया है। अंतर्राज्य परिषद का गठन पहली बार 28 मई 1990 को हुआ था। देखिए, अंतर्राज्य परिषद का प्रावधान मूल संविधान में था, लेकिन इसका गठन 1990 में किया गया पहली बार 28 मई 1990 को। अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, स्वयं प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्य परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल तथा केंद्र सरकार के 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य क्या होता है? तो मुख्यतः अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य तथा आपस में राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान ढूंढने का कार्य अंतर्राज्यीय परिषद करती है। साथ में अंतर्राज्यीय परिषद समस्याओं का समाधान ढूंढने के साथ साथ आपसी सहयोग के क्षेत्रों का पता भी लगाती है कि केंद्र व राज्यों के बीच या आपस में राज्यों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, इसका भी पता अंतर्राज्यीय परिषद लगाती है। अंतर्राज्यीय परिषद, चूंकि हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे हैं, तो केंद्र राज्य आपस में प्रशासनिक संबंधों जिससे कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो, अच्छा प्रशासन चले, केंद्र राज्य दोनों मिलकर काम करें, सहयोगी संघवाद की अवधारणा पर काम करें, इसलिए संस्थाएं बनाई गई हैं। जैसे मैं अब आगे बात करूं अंतर्राज्यीय परिषद के बाद कि केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का नियमन करने के लिए, उनका बेहतर संचालन करने के लिए कुछ क्षेत्रीय परिषदें भी बनाई गई हैं। क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं और 5 क्षेत्रीय परिषदों में भारत के राज्यों को बांटा गया है। क्षेत्रीय जो परिषद होती है उसका अध्यक्ष भारत का गृह मंत्री होता है। जैसे पहली क्षेत्रीय परिषद है उत्तर क्षेत्रीय परिषद। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, और इस उत्तर क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं? जम्मू कश्मीर राज्य आता है, जो बेसिकली अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर राज्य इसमें आता था, हिमाचल प्रदेश राज्य इसमें आता है, पंजाब इसमें आता है, हरियाणा इसमें आता है, राजस्थान इसमें आता है, और चंडीगढ़ जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, वो भी उत्तर क्षेत्रीय परिषद में आता है। दूसरी क्षेत्रीय परिषद है पश्चिम क्षेत्रीय परिषद। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, गुजरात आता है, दमन व दीव आते हैं, दादरा व नगर हवेली आती है। ये पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। तीसरी है मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में पश्चिम बंगाल आता है, बिहार आता है, उड़ीसा आता है, झारखंड आता है, अंडमान निकोबार द्वीप इसमें आते हैं। नेक्स्ट है 5वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जिसको अब सीमांध्र कहते हैं, तेलंगाना, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, ये दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। क्षेत्रीय परिषद के साथ साथ पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनकी भी अपनी क्षेत्रीय परिषद है, जिनको पूर्वोत्तर परिषद कहा जाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 1971 में इन पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया था, जो कि क्षेत्रीय परिषद के समान है। और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर्स के नाम से, 7 बहनों के राज्य के नाम से जाना जाता है, जिसमें बेसिकली सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत ये राज्य आते हैं। क्षेत्रीय जो परिषदें हैं इनका जो कार्य होता है, क्षेत्रीय परिषदों का जो कार्य होता है वो है अलगाववाद को रोकना या अलगाववाद को समाप्त करना, नक्सलवाद को समाप्त करना या रोकना, क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा करना, आपस में राज्यों में समन्वय की स्थापना करना। भारतीय संघ के लिए मैंने आपको पहले बताया था, ये सहयोगी संघवाद है, केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग की स्थापना करके शासन चलाया जाने वाला संघवाद है। तो यहाँ पर प्रशासनिक संबंधों में एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं,
ऐसी कौन कौन सी संस्थाओं का गठन किया गया है जिसका आधार केंद्र और राज्यों में सहयोग की स्थापना करना है, सहयोगी या सहकारितावाद की स्थापना करना है, जिससे कि केंद्र राज्य आपस में मिलकर अच्छा काम कर सकें, अच्छा प्रशासन चला सकें, अच्छा शासन चला सकें। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की गई है और इन संस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है, संवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं, या जिनको हम कहें कि संवैधानेतर संस्थाएं या कानूनी संस्थाएं जो विधि के द्वारा स्थापित हैं। संवैधानिक संस्था उन्हें कहते हैं जिनका प्रावधान संविधान में है, जिनके गठन के प्रावधान संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में है। और गैर संवैधानिक संस्थाएं या संवैधानेतर संस्थाएं, जिनको कानूनी वैधानिक संस्थाएं भी कहते हैं, वो संस्थाएं हैं जिनका प्रावधान मूल संविधान में नहीं है, लेकिन बाद में कानून बनाया गया, बाद में कानून बनाकर उनका गठन किया गया। तो ऐसी कुछ प्रमुख संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका गठन केंद्र और राज्यों में आपसी सहयोग की स्थापना करने, अच्छे प्रशासनिक संबंधों की स्थापना करने के लिए किया गया है, जिनमें पहली संवैधानिक संस्था है नदी जल बोर्ड। नदी जल बोर्ड, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, अनुच्छेद 262 में इसका प्रावधान है। दूसरी संस्था संवैधानिक क्षेत्रीय संस्था है, दूसरी संवैधानिक संस्था है, संघात्मक संस्था है अंतरराज्यीय परिषद, अनुच्छेद 263, इसका विस्तार से मैंने अभी बात की थी। तीसरी संस्था अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 338 में है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। चौथी संस्था है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 338A में है। अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338 में है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338A में है या क में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन का प्रावधान अनुच्छेद 340 में है। केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान 315 में है, अनुच्छेद 315 में है। और भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 324 में किया गया है। ये ऐसी संवैधानिक संस्थाएं जो केंद्र राज्य दोनों के लिए काम करती हैं, दोनों में सहयोग की स्थापना करती हैं, संघात्मकता की स्थापना करती हैं। लेकिन कुछ गैर संवैधानिक संस्थाएं भी हैं जिनको संवैधानेतर या विधि के आधार पर स्थापित संस्थाएं कहा जाता है, जिनमें नंबर 1 है नीति आयोग। नीति आयोग को विस्तार से मैं आपको आगे समझाऊंगा, इन आयोगों को मैं सभी को लगभग आगे समझाऊंगा। नीति आयोग के गठन अभी हाल ही में किया गया है, जनवरी 2015 में किया गया है। ये योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नेशनल डेवलपमेंट परिषद, जिसका गठन 1952 में हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। ये ऐसे आयोग हैं या ऐसी संस्थाएं हैं जिनका गठन या जिनकी स्थापना केंद्र राज्यों के बीच अच्छे प्रशासनिक संबंधों की स्थापना करने के लिए की गई हैं। तो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में आपसी सहयोग की स्थापना के लिए जो प्रावधान किए गए, उनमें ये इम्पोर्टेंट प्रावधान है जिनसे हम प्रशासनिक संबंधों को समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल हम केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की बात करेंगे, उन्हीं की चर्चा करेंगे, उन्हीं के बारे में जानेंगे। अगला वीडियो जिसके बाद में आपको लिए डालूंगा आएगा, वो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर आएगा। और केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के साथ साथ केंद्र राज्यों संबंधों से जुड़े हुए कुछ अन्य बातें भी हैं, कुछ आयोग भी हैं, उनका वर्णन भी मैं अगले वीडियो में करूँगा।